बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अरेस्ट वाला सेक्शन देख रहे थे, अरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने सेक्शन 31 तक देखा। अब हम सेक्शन 32 से देखते हैं। सेक्शन 32 प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट को डील करता है। वो कहता है वो ऑफिसर जो अरेस्ट करता है, जो ईओ हो सकता है या आईओ हो सकता है, उसको चाहिए कि अरेस्टेड पर्सन को इमीडिएटली इन्फोर्समेंट स्टेशन लेके आए और एसडीओ को इन्फॉर्म करे और उसे एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करवाए। एसडीओ फ़ौरन एफआईआर रजिस्टर करेगा और अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और मजिस्ट्रेट के सामने वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ज़रिए पेश करेगा। देन है एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें लागू होता है, ये कब अप्लाई होता है? अरेस्ट के दौरान किसी को बहाल वो उसमें डिटेंट किया हुआ है, ये भी अरेस्ट करनी होता है। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी को, किसी पर्सन को सर्च कर रहे हैं और उसकी जगह को सर्च कर रहे हैं और सिक्योरिटी बॉन्ड्स के हवाले से, ज़मानत के हवाले से, इन केसेस में सीआरपीसी लागू होगा। इसके अलावा तब तक सीआरपीसी लागू होगा जब तक वो सीआरपीसी का कोई सेक्शन इसके एक्ट के साथ इनकॉन्सिस्टेंट ना हो। देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 7 पब्लिक नॉइसेंस एंड इन्फोर्समेंट। ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 34 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 34 डील करता है कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक नॉइसेंस। वो कहता है अगर किसी शख्स के कुछ के साथ कोई मसला बना है, कोई अग्रीव्ड पर्सन है, उसको बोला जाता है, डिपार्टमेंट है या कोई विसल ब्लोअर के थ्रू या किसी भी तरह से पता चलता है, तो इन्फोर्समेंट किसको पता चलता है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, सब डिविजनल ऑफिसर को, हियरिंग ऑफिसर को, बोर्ड को या अथॉरिटी को। ठीक है, जब इनको कंप्लेन की जा सकती है, खुद भी पता चल सकता है इनको, एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेन कर सकता है, डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर सकता है, विसल ब्लोअर कंप्लेन कर सकता है, या वैसे कोई पब्लिक न्यूसेंस का पता चलता है। इसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफिसर किस तरह से फिर एक्शन लेगा। जब कंप्लेन आई, इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर है वो उस जगह पे जाएगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा, लोगों के व्यू सुनेगा। अगर उसे लगे कि वाकई कोई न्यूसेंस हुआ है, कोई मसला हुआ है पब्लिक के साथ, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर वहाँ पे इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर, ईपीओ जिसको मैंने बोला था, जो इमरजेंसी में इशू किया जाता है, उसको इशू करेगा। उसके हवाले से वो जो ये मसला है, पब्लिक नॉइसेंस है, उसकी डिटेल हासिल करेगा और उस जब वो ये ईपीओ जारी करेगा ना, उस पर ये डिटेल ना मेंशन करेगा, टाइम मेंशन करेगा और उसको रिमूव करने का मेथड मेंशन करेगा। और अगर पॉसिबल पेनल्टीज़ हैं, तो मतलब कोई ऐसा बंदा है जो एक्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उसको कोई पनिशमेंट देनी है, तो उनको भी इसके अंदर दर्ज करेगा। जो ऑफेंडर है, जिसने जुर्म किया है, उसको चाहिए कि ईपीओ से कंप्लाई करे, ईपीओ से मुतफिक रहे और एक रिप्रेजेंटेशन अपील वो हाई हियरिंग ऑफिसर के सामने दे सकता है 15 दिन के अंदर अंदर। ये 15 दिन वाली बात लाजमी याद रखनी है। किसके सामने दे सकता है? हियरिंग ऑफिसर। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी, इनमें से एमसीक्यूज बन सकता है। वो कहता है अगर ऑफेंडर ऐसा नहीं करता, तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो इस नॉइजेंस को रीज़नेबल फोर्स का इस्तेमाल करके, जितनी कोई फोर्स का इस्तेमाल करके इसको रिमूव कर सकता है और इसके अलावा फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। फ़ाइन को फिर रिकवर भी करता है। जो अशियाँ हैं उनको ये कन्फिस्केट करता है, उनको कन्फिस्केट करके स्टेशन में जमा करवाता है। उसकी जो जगह है जहाँ पे वो कारोबार हो रहा है उसको सील कर सकता है, ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, एफआईआर उस पर कर सकता है और रिपोर्ट द कॉस्ट टू हियरिंग ऑफिसर फॉर रिकवरी। हियरिंग ऑफिसर को फिर रिपोर्ट करता है कि भाई ये चीज़ें रिकवर हुई हैं। अब हियरिंग ऑफिसर क्या करेगा? हियरिंग ऑफिसर जो इससे कन्फिस्केटेड गुड्स हैं, जो चीज़ें ली गई हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करेगा और जो सील्ड प्रेमिसेस हैं उनके हवाले से फ़ैसला करेगा। इन्फोर्समेंट के दौरान जो कॉस्ट आया उसको डिटरमाइन करेगा। अब फिर क्या किया जाएगा? इस कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा। कॉस्ट को रिकवर करने का तरीक़ाकार वही है जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने का तरीक़ाकार है, जो हमने डिटेल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कन्फिस्केट का मतलब ये है, जो कन्फिस्केटेड जो आइटम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी फिर नीलामी की जाएगी, उनको बेचा जाएगा ताकि जो ये अखराजात हुए हैं उनको पूरा किया जा सके।
अगर इनको बेच के कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है, कोई रकम बचती है, उसको वापस ऑफेंडर को दे दिया जाएगा। देन है एक्शन बाई हियरिंग ऑफिसर। वो कहता है जब रिप्रेजेंटेशन फाइल की जाती है हियरिंग ऑफिसर के सामने, हियरिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता है, हियरिंग कंडक्ट करवा सकता है, और इसको कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और इसको जो ईपीयू है इसको एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता है। एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? नॉइसेंस रिमूवल इसमें लिखा होना चाहिए, और कितने टाइम के अंदर हुआ है वो लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो पेनल्टीज़ दी गई हैं वो लिखी होनी चाहिए। देन अगर ऑफेंडर हियरिंग ऑफिसर के साथ कंप्लाई करने, मतलब कि उसके साथ मतलब ताउन करने में फेल हो जाता है, तो हियरिंग ऑफिसर जो है वो एसटीओ को कहता है कि इस बंदे के ऊपर एब्सोल्यूट ऑर्डर नाफिज करो। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो फिर एक्शन लेता है। एक्शन उसी तरह लिए जाते हैं जैसे सेक्शन 35 में लिए गए थे रिगार्डिंग रिमूवल, फाइन, कंफिस्केशन, सीलिंग, अरेस्ट, ईटीसी। इसके बाद कॉस्ट और पेनल्टी जो इसके ऊपर होती हैं वो सेम उसी तरीके से रिकवर की जाती हैं जैसे कि एरियर ऑफ लैंड रिकवर करने का तरीका हमने 81 टू 90, बल्कि 91 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शंस के अंदर पढ़ा था। प्रोहिबिशन ऑफ इन्फोर्समेंट। वो कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को इजाज़त नहीं है किसी भी मूवेबल या इमूवेबल इंक्रोचमेंट की ऑन स्टेट प्रॉपर्टी। किसी गवर्नमेंट की ज़मीन पे कोई भी शख्स मूवेबल या इमूवेबल इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। देन सेक्शन 38 की बात करें तो सेक्शन 38 डील करता है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इन्फोर्समेंट। सबसे पहले एक्शन लिया जाता है तो क्या होता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो इस मोशन को स्टार्ट करता है, और ये स्टार्ट कब करता है? कंप्लेंट के बेस पे या रेफरेंस की बेस पे जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी की तरफ से आया है। फिर या फिर वो विसल ब्लोअर की इन्फॉर्मेशन पे ये काम स्टार्ट कर सकता है, या फिर कोई अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ जो बोर्ड है इसका, या हियरिंग ऑफिसर या सब डिवीजनल ऑफिसर जो भी उसको कहता है उनकी डायरेक्शन पे ये काम स्टार्ट कर सकता है, प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, इसके बाद है पावर्स आफ्टर नोटिस पीरियड। अच्छा, एक और चीज़ वो कहता है कि ये ना जिस जगह पे ये ऑफेंस हुआ है उसको इंस्पेक्ट करेगा, कंसर्न पर्सन की बात को सुनेगा, अगर उसे लगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो फिर वो नोटिस रिमूवल ऑर्डर का जारी कर देगा इस इलीगल ऑक्यूपायर के खिलाफ कि वो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इस ज़मीन को खाली कर दे, इस जगह को खाली कर दे। जब नोटिस दिया जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है? वो कहता है कि अगर ऑक्यूपायर जो है विद इन टाइम कंप्लाई करने में फेल हो जाता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के साथ, तो वो इसकी इंक्रोचमेंट को फोर्स यूज़ करते हुए रिमूव कर सकता है, और इसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर सकता है, और इस फाइन को फिर स्केड्यूल्ड लॉ के तहत रिकवर भी कर सकता है, और चीज़ों को कन्फिस्केट कर सकता है, कार्ड्स को, रेडी को या व्हीकल को, जो भी होता है, और इनको फिर कन्फिस्केट करके इन्फोर्समेंट स्टेशन में जमा करवा देता है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है उसको सील भी कर सकता है, ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है, और कंप्लेंट को सबमिट कर सकता है एसडीओ के सामने फॉर एफआईआर रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट कर सकता है एसडीओ के साथ को फॉर द कॉस्ट एंड रेंट डिटर्मिनेशन बाय द हियरिंग ऑफिसर। इसके बाद हियरिंग ऑफिसर का क्या क्या रोल होगा इसमें? हियरिंग ऑफिसर के पास ये ऑथराइजेशन होगी कि वो कन्फिस्केटेड आइटम्स को डिस्पोज ऑफ कर दें, और सील्ड प्रेमिसेस की जो फेट है उसके बारे में डिसाइड भी इसी ने करना है, और जो कॉस्ट आई है इस दौरान उस कॉस्ट की डिटर्मिनेशन भी इसी ने करनी है। अच्छा, देन है रिकवरी ऑफ कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को रिकवर करने के हवाले से बात करते हैं। वो कहता है इलीगल जो ऑक्यूपायर है उसने ये डिटरमाइन कॉस्ट वापस करनी होती है, लाजमी वापस करनी, मेक मस्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। अगर नहीं की जाती तो इसको ऐसे ही रिकवर किया जाएगा जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। अच्छा, ये बात याद रखनी, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो तरीक़ेकार है ये और भी बहुत से एक्ट्स में यूटिलाइज होगा, पीरा के अलावा एक्ट्स में भी, तो इसलिए इनका आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो कन्फिस्केटेड आइटम्स हैं उनको नीलामी के थ्रू बेच दिया जाता है ताकि रिकवरी की जा सके कॉस्ट की, और अगर एक्सेस या शॉर्टफॉल हो जाए किसी चीज़ की तो सेल प्रोसीड की जाती है,
अगर सेल कोस्ट से कम है, सेल की जाती है जो उससे चीज़ें नीलामी की गई थी। अगर वो कोस्ट से कम है, जो इन्फोर्समेंट कोस्ट आई है उससे कम है, तो इस बैलेंस से एरियर्स को रिकवर किया जाता है जो, ठीक है। अगर सेल कोस्ट से ज़्यादा होती है, जो एक्सेस अमाउंट होती है, वो फिर इलीगल एक्वायर को दे दी जाती है। देन है डेली रिपोर्टिंग वाली बात। वो कहता है जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसको तो डेली बेसिस पे जो भी एक्शन वो लेता है, सारे के सारे एक्शन वो एसडीओ को पहुंचाने चाहिए। देन है सेक्शन 39 प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट। पहले हमने मूवेबल इंक्रोचमेंट के बारे में पढ़ी। इसमें भी सेम उसी तरीक़ेकार के तहत एक्शन लेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर। किसी की मोशन ले सकता है, किसी कंप्लेंट पे, किसी के रेफरेंस पे, या विसल ब्लोअर पे, या अथॉरिटी, बोर्ड, हेयरिंग ऑफिसर या एसटीओ की डायरेक्शन पे। और फिर वो इस जगह को इंस्पेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा बातें, और उनको फिर हेयरिंग ऑफिसर के सामने सबमिट कर देगा। हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा? हेयरिंग ऑफिसर हेयरिंग कंडक्ट करवाएगा जैसे कि रूल्स में लिखा हुआ है। फिर वो अगर उसे लगे कि रिमूवल रिक्वायर है तो हेयरिंग ऑफिसर रिटर्न रिमूवल ऑर्डर लिखेगा, उसमें टाइम लिमिट भी लिखेगा और उसका तरीक़ेकार भी लिखेगा। इसके बाद सर्विस ऑफ ऑर्डर। वो कहता है जो ऑर्डर होगा ये फिर इलीगल एक्वायर को दिया जाएगा जैसा कि एक्ट में लिखा हुआ है। देन है इन्फोर्समेंट ऑफ रिमूवल ऑर्डर। अब रिमूवल ऑर्डर की इन्फोर्समेंट की कैसे की जाती है? वो कहता है अगर जो एक्वायर है हेयरिंग ऑफिसर के साथ कंप्लाई नहीं करता तो हेयरिंग ऑफिसर एसडीओ से कहेगा कि इसकी इंक्रोचमेंट को रिमूव करो। इन्फोर्समेंट ऑफिसर को फिर एसडीओ कहेगा भाई ये काम करो, वो इसको इंक्रोचमेंट को रिमूव करेगा, फ़ाइन इम्पोज करेगा, फिर फ़ाइन को रिकवर करेगा, इसकी चीज़ों को मतलब कन्फिस्केट करेगा। वही सारा प्रोसीजर है जो हमने पीछे मूवेबल के हवाले से पढ़ा था। प्रेमिसेस को सील कर देगा, ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, और इसके अलावा सबमिट कंप्लेन करता है एसडीओ के सामने, एफआईआर रजिस्टर करता है, रिपोर्ट करता है एसडीओ को, कोस्ट वगैरह, रेंट वगैरह इसकी डिटर्मिनेशन करता है। इसमें जो हियरिंग ऑफिसर है उसका क्या रोल होगा? हियरिंग ऑफिसर जो भी चीज़ें कन्फिस्केट की गई हैं उनको डिस्पोज ऑफ करेगा, सील्ड प्रेमिसेस की किस्मत के बारे में फ़ैसला करेगा, और इन्फोर्समेंट के जो कोस्ट है, जो रेंट है, उसको डिटरमाइन करेगा। फिर क्या होगा, कोस्ट कैसे पूरी की जाएगी, उसको पूरी करने के लिए इलीगल एक्वायर की जिम्मेदारी होगी। अगर पूरी नहीं होती तो वो चीज़ें उससे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तरीक़ेकार से रिकवर की जाएंगी, और जो कन्फिस्केटेड मटेरियल हैं उनकी फिर नीलामी की जाएगी। एक्सेस अगर हो जाए, अगर ये है कि सेल जो की गई है वो कोस्ट से कम है तो उससे फिर ये जो अखराजात हैं पूरे किए जाते हैं। अगर सेल जो है कोस्ट से ज़्यादा हो जाती है, ये लैंड रेवेन्यू के केस में बात कर रहा हूँ, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको इलीगल एक्वायर को वापस कर दिया जाता है क्योंकि उसकी ज़मीन उसकी चीज़ बेची थी। इसके बाद वही बात पुरानी के जैसे पहले हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की लाजमी है कि वो डेली रिपोर्ट्स जो भी उसने लिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है, वो उसको एसडीओ को देता रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। चैप्टर ये जो स्टार्ट होता है ये सेक्शन 40 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 40 डील करता है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। वो कहता है जो नोटिस है वो किसी भी द नोटिस कैन बी सेंट और डिलीवर्ड थ्रू एनी वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इन तरीक़ेकार से वो भेजा जा सकता है। ये तरीक़ेकार हमने वैसे पहले पढ़े हुए हैं। या तो पर्सनल सर्विस के थ्रू नोटिस को पर्सनली डिलीवर किया जाता है ऑफेंडर के पास, या फिर अगर वो इसको लेने से इनकार भी कर दे तब भी ये नोटिस वैलिड काउंट होगा। इसके अलावा बॉडी कैम फुटेज भी प्रूफ के तौर पे नोटिस में सर्व की जा सकती हैं। दूसरा तरीक़ेकार है सर्विस एट प्रेमिसेस। अगर पर्सनल सर्विस पॉसिबल नहीं है तो नोटिस को कोरियर के थ्रू भेजा जाता है। अगर ऑफेंडर जो है वो ओनर है लेकिन पोजेशन नहीं है उसके पास, तो उसके जो पुराना एड्रेस था उस पर इसको भेज दिया जाता है। अगर ऑफेंडर जो है वो किसी और प्रॉपर्टी पे रह रहा है या किसी और जगह पे रह रहा है तो उस प्रॉपर्टी के एड्रेस पे उसको ये सारा कुछ भेज दिया जाता है, ये नोटिस भेज दिया जाता है। या फिर अगर कॉरियर या पर्सनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो नोटिस को उसकी विजिबल प्लेस पे, उसके हाउस के पास, उसके बिज़नेस के पास चश्मा कर दिया जाता है, अफिक्स कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर दूसरे मोड फेल हो जाएं तो डेली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें इसको पब्लिश कर दिया जाता है।
देन लोकल प्रोक्लेमेशन है, अगर सबको पहुंचाने वाली बात होती है कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक पैगाम पहुंचाना है, तो उसके हवाले से क्या किया जाता है कि लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट की जाती है। वो कहता है एम्प्लॉय जो नोटिस को सर्व करता है, द एम्प्लॉय सर्विंग द नोटिस मस्ट सर्टिफाई ऑन द डुप्लीकेट कॉपी दैट नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड। उस जो एम्प्लॉय जो सर्व करने जा रहा है उसने ये इंश्योर करवाना है कि जो नोटिस है वो कंसर्न पर्सन तक पहुंच चुका है। देन हम पेनल्टीज़ की बात करते हैं। पेनल्टीज़ डील करती हैं सेक्शन 41 से 42 तक। वो कहता है कि ओनली दोज पेनल्टीज आर अलाउड बाय द रेलिवेंट लॉज कैन बी ओनली दोज पेनल्टीज अलाउड बाई, कहते जो स्केड्यूल लास्ट में पेनल्टीज़ हैं वही इम्पोज की जाती हैं और इनके अलावा कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती, अगर बशर्ते के जो उसका नाम क्या है ऑफिसर है, जो लाज हैं वो कुछ ऐसा कहें, तो तब ये काम हो सकता है। देन है पेक्यूनरी लिमिट्स फॉर पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ के हवाले से लिमिट्स भी हैं। पेक्यूनरी लिमिट्स मतलब पैसे के लिहाज से। वो कहता है ऑफिसर की पेनल्टी इम्पोज करने के हवाले से जो जुरिस्डिक्शन है उसको इस एक्ट के अंदर मौजूद लाज डिसाइड करेंगे। यहाँ तक हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और सेक्शन हमारे इस मद में कंप्लीट हुए हैं सेक्शन 42 तक। देन हम चैप्टर 10 को देखते हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से डील करता है। ये सेक्शन 43 से आगे स्टार्ट होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहला सेक्शन है 43 जो सिक्योरिटी एंड बाउंड से डील करता है। वो कहता है जो हियरिंग ऑफिसर होता है ना, वो प्रिवेंटिव एक्शन लेगा लाइक रिक्वायरिंग अ पर्सन टू, कि वो उसको एग्जीक्यूट करे बाउंड को और सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करे। वो कहता है इस सारा काम वो करेगा चैप्टर 8 के मुताबिक जो उसने CRPC में लिखा हुआ है। देन चैप्टर 9 डील करता है ऑफेंसेस के हवाले से। ऑफेंसेस सेक्शन 44 से लेके 47 तक है। ऑफेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो एक इंडिविजुअल ने किए हैं। जो इंडिविजुअल के किए हुए ऑफेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं? वो कहते हैं कोई भी शख्स जो इंटेंशनली या विदाउट रीज़न कोई भी एक्ट करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो गिल्टी होगा, वो कौन कौन से एक्ट हैं? वो ये एक्ट हैं कि नोटिस रिसीव करने से इनकार कर देता है या उससे सर्विस से अवॉइड करता है, किसी भी लॉफुल ऑर्डर को डिसोबे करता है, या समन मिला है तो अपीयर नहीं होता है, उसको बुलाया है लेकिन वो अपीयर नहीं होता, डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट को लेकिन वो प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, और इसके अलावा लॉफुल सीजर को रेजिस्ट कर रहा होता है, ऑफिसर को असिस्ट करने से रिफ्यूज़ कर रहा होता है, ड्यूरिंग ड्यूटी ऑफिसर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, स्टेट लैंड को इनक्रोच कर रहा होता है, मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी को रिमूव करता है इलीगली, इन्फोर्समेंट ऑर्डर जो EPO जारी किया है उसकी नाफरमानी करता है, और इस तरह के कोई भी अमल में वो कोई मदद करता है, अबेट करना मदद करना होता है या मदद करने की हेल्प करता है, तो वो सारा ऑफेंस में शामिल होगा। अगर कोई भी इस तरह का ऑफेंस करता है उसको 6 महीने की जेल हो सकती है, 3 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। देन सेक्शन 45 आ जाता है। ऑफेंस अगर कोई कंपनी करे, वो कहता है अगर कोई ऑफेंस एक कंपनी से होता है तो कंपनी को फाइन भी किया जा सकता है और उसको सज़ा भी दी जा सकती है। वो कहता है अगर ऑफेंस हुआ है लेकिन वो ऑफेंस उस ऑफेंस में डायरेक्टर, मैनेजर या ऑफिसर इनको पता नहीं है, वो कहता है इफ़ द ऑफेंस अकर्ड ड्यू टू नेग्लेक्ट आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर डायरेक्टर, मैनेजर आर ऑफिसर, दैट इंडिविजुअल विल आल्सो बी पर्सनली पनिश्ड। एक तो कंपनी ने ओवरऑल किया, ठीक है, और दूसरा ये जो मसला हुआ है डायरेक्टर, मैनेजर या ऑफिसर की नेग्लिजेंस से हुआ है, तो देन ये जिस ऑफिसर की नेग्लिजेंस से हुआ है वो भी इसमें ज़िम्मेदार होगा, वो भी उसको भी पनिश किया जाएगा। इसके बाद क्या है, टर्म कंपनी जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है इसका मतलब कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई भी फर्म है, कोई भी पर्सनस की एसोसिएशन है। देन है पर्सोनेटिंग एन ऑफिसर। वो कहता है अगर कोई शख्स है वो फेक ऑफिसर बनता है या अथॉरिटी का, पीरा का
एम्प्लॉय बन के घूम रहा होता है किसी भी फॉल्स आइडेंटिटी में, तो उसको सेक्शन 170 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत सज़ा दी जाएगी। देन मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, वो कहता है ये सेक्शन इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशल्स की। वो कहता है कोई भी ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉय वो पनिश किया जाएगा अगर वो अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा पावर्स को इस्तेमाल करता है और ऐसी प्रीमिसेस में विदाउट रीज़न एंटर होता है और लोगों को हैरेस करता है और अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट तक पहुंचाने में डिले करता है, फॉल्टी और बाइस्ड इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है, तो इस केस में वो गिल्टी काउंट होगा। इसके अलावा और भी केसेस हैं कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है और विलफुली लॉ को वायलेट करता है, मिसकंडक्ट करता है, करप्शन लेता है, सबऑर्डिनेशन करता है इन सबऑर्डिनेशन के चक्कर में भी, और इसके अलावा किसी ऐसे एक्ट में इंगेज हो जाता है जो इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट को, मतलब कि इसके जो असली एक्ट करना है, जो काम करना है, उसको कंप्रोमाइज़ करता है। देन ऐसे शख्स के लिए 6 महीने की जेल है और 1 लाख जुर्माना है। हो सकता है समटाइम दोनों चीज़ें भी ये हो जाएं। देन चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाता है। ये डील करता है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी के हवाले से। 48 to 49 ये सेक्शंस इसको डील करते हैं कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी के हवाले से। सेक्शन 48 को देखें तो ये डायरेक्ट कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी के हवाले से बात करता है। अब इंक्वायरी स्टार्ट कैसे होगी? वो कहता है कोई भी इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए कोई भी कर सकता है, अथॉरिटी कर सकती है, बोर्ड कर सकता है, हियरिंग ऑफिसर कर सकता है, एसटीओ कर सकता है, ईओ कर सकता है। और ये कैसे स्टार्ट होती है? जैसे पहले हमने पढ़ा, उसकी अपनी मोशन पे स्टार्ट हो सकती हैं, किसी कंप्लेंट पे स्टार्ट हो सकती हैं, किसी विल ब्लोअर की बात पे स्टार्ट हो सकती हैं, विसल ब्लोअर की बात पे, और या किसी रेफरेंस की बेस पे ये स्टार्ट हो सकती है। अब जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा, जब जैसे ही इंक्वायरी बिगन हो जाए तो जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है वो इंक्वायरी को खुद ब खुद भी कर सकते हैं, वो इस हवाले से किसी ऑफिसर को जो इनके सबऑर्डिनेट है उसको इनिशिएट करने के लिए लगा देते हैं। अब इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए प्रोसीजर किया जाएगा, उस जगह को विजिट किया जाएगा, उसको साइट को इंस्पेक्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, रिकॉर्ड की स्टेटमेंट रखी जाएगी, और इसके अलावा फैक्ट्स एंड इवेंट्स जो नेसेसरी होंगे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी स्टेप लिए जाएंगे। जब ये इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी ऑफिसर के पास वो तमाम पावर्स होंगी जो सिविल कोड के पास होती हैं अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। इसमें क्या पावर्स होती हैं? लोगों को बुलाने की, समन करने की, उनकी अटेंडेंस ज़रूरी बनाने की, और उनको एग्जामिन करने की अंडर ओथ, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने की, और एफिडेविट एविडेंस के तौर पर रिसीव करने की, और कमीशन इशू करवाने के हवाले से ये सारी उसकी जिम्मेदारी होंगी। देन टाइम फॉर इंक्वायरी, वो कहता है इनिशिएट अथॉरिटी जो है उसने फिक्स करना है एक स्पेसिफिक टाइम जो इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगा। इसके बाद फैक्ट ऑफ इंक्वायरी, वो कहता है इंक्वायरी के बाद अगर एलिगेशन प्रूव नहीं होते तो इनिशिएटिव अथॉरिटी जो है वो फाइल को क्लोज कर देगी। अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो केस को एसडीओ के पास भेज दिया जाएगा विद रिकमेंडेशन टू इम्पोज दी प्रॉपर पेनल्टी अंडर द लॉ। अगर इनिशिएटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है फाइंडिंग से, तो ये एक फ्रेश इंक्वायरी स्टार्ट करवा सकती है बाई दूसरे इंक्वायरी ऑफिसर के। अच्छा जी, देन है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो है, अच्छा अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।